बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रिया इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और जहां हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम का ऐलान होने जाना था आयरलैंड की सीरीज़ के लिए, इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दौरा इंग्लैंड के लिए जो 17 रुकनी कौमी विमेंस क्रिकेट टीम है उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक निदा डार को कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शामिल सिद्रा नवाज इस वक्त टीम से बाहर हो चुकी हैं और वेस्ट इंडीज ही के खिलाफ टी20 टीम का हिस्सा बनने वाली 3 खिलाड़ी आयशा जफर, गुल फिरोजा और रामीन शमीम का भी इंतखाब हो गया है, जबकि साबिक कौमी कप्तान और बैटर बिस्मा मारूफ पहले ही वनडे सीरीज के बाद अचानक से ही टी20 सीरीज से भी दस्तबरदार होकर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और ऐसे में दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड निदा डार जो कि कैप्टन है, वो आलिया रियाज, आयशा जफर, जियाना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, मुनीबा अली और विकेट कीपर नाजिया अलवी, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, तूबा हसन, उम्मे भानी और वहीदा अख्तर पर मुश्तमिल है ये क्रिकेट टीम। और विमेंस क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 11 ता 17 मई के दरमियान 3 टी20 जबकि 23 ता 29 मई के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तो ये मैचेस जो है वो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं और इसके लिए हमारी विमेंस क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेस भी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे जो लोग हैं अनवार, वो मेंस क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और विमेंस को तो खैर विमेंस भी नहीं देखती। इसमें भी 2 पॉइंट है कि जो खवातीन है वो भी नहीं देखती हैं, यही तो कह रही उनको भी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। खवातीन को भी जो हमारी पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट टीम है उनका शौक है, मतलब उनको मैच देखने का शौक है। और सेकेंडली जो हमारी जो टीम है, विमेंस टीम है, उसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं और उनके मतलब काफी अच्छी सीरीज और बिस्मा जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, उनका करियर बड़ा प्यारा रहा है विमेंस क्रिकेट टीम में, उनकी जर्नी बड़ी अच्छी रही है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस कि अब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि जो उनकी जर्नी रही है वो भी कैसी रही होगी। कैसी रही है, बिल्कुल ऐसी है। चलें इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सदर आसिफ अली जरदारी अचानक एक्टिव हो गए। एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, हुकूमत मालियाती खसारा कम करने में बुरी तरह नाकाम। मेकअप ट्रेंड्स और ब्यूटी टिप्स को कैसे फॉलो किया जाए। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में मौजूद थे और कहा कि बंदा मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं और जिंदगी गरीब आदमी पर तंग है। ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम शाह खर्चियों को कम करने और मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। तो ये गुफ्तगू उन्होंने लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब करते हुए की, जिसमें उनका कहना था कि महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को बेहद तंग बना दिया हुआ है। तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ये महंगाई का मुतबादिल नहीं है। उन्होंने ये बयान तो दे दिया अनवार, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जहां पर एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अपनी शाह खर्चियों को कम करेंगे, वहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मुशीर वज़ीर आज़म के ओहदे, सियासी उमूर के मामलात पर ऐसी ऐसी तयनातियां करके प्रोटोकॉल को मजीद बढ़ाया जा रहा है और अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब सोचना तो ये है कि ये जो आपसी जो एक पार्टियों को दिखाने के लिए भी एक जंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए, तो ये जो जंग है ये कब खत्म होगी। उसके अलावा सदर मुमलिकत ने भी अमन अमान से मुतल्लिक एक अहम इजलास कल तलब किया है। सदर जरदारी ने कराची और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और अब देखना यह है कि सख्त हुक्म पर कितनी सख्ती से अमल होता है। कराची का रुख करते हैं, जहां सदर आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात भी हुई है, लेकिन ये मुलाकात शिकवे और शिकायतों पर ही मबनी थी। हमेशा की तरह एमक्यूएम हमें शिकवे शिकायतें करती ही सिर्फ दिखाई देती है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर से वाज़ेह किया है कि एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे, तो वो कौन सी ऐसी जमात है जो कि मुल्क को भी लीड कर रही हो, हुकूमत में भी शामिल हो, तो वो कौन सी ऐसी जमात है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बात करना चाह रही है और उनसे
मसाइल का हल निकल आएगा। मेरे ख्याल से इस जमात को सभी जानते हैं और उसके जमात का ताल्लुक जो है वो फैसल वावड़ा से भी होकर गुजरता है, काकर साहब से भी होकर गुजरता है और मोहसिन नकवी साहब से भी होकर गुजरता है। बहरहाल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि चेयरमैन पीएसी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया है, जिसके बाद उस पर तमाम तनाज़ात खत्म भी हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला केपी वो ये कह रहे हैं कि कोई बात होगी तो सबके सामने होगी और कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। तो अली अमीन गंडापुर ने यह भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने ना कभी डील की है और ना डील के हक में है। ये ना सोचें कि वो कुर्सी के लिए डील करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, मैं चाहूंगी कि वो भी आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसी है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत करते हुए उनका यह कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस केस पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम रही है। और एक बहुत अहम मामला है जिस पर हम थोड़े दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, वो मामला है गंदम की खरीदारी के हवाले से, जहां पर पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामलात अभी भी तय नहीं पा सके हैं। और उस दिन जो इंकशाफात हुए थे, जिस तरह से हमने देखा कि गंदम पाकिस्तान में मंगवाई गई थी, किसानों का इस्तेहसाल किया गया है और अब किसानों से बातचीत भी नहीं की जा रही है, उनका मसला हल नहीं किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ कल से तमाम अजला में मुजाहरों का ऐलान कर दिया है और किसान ये कह रहे हैं कि वो अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शाहिद मेतला साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेतला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर बैरिस्टर गौहर साहब की बात करें तो वो एक बार फिर से वही बात कर रहे हैं कि ना तो मुस्लिम लीग नून से बात होगी, पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं करेंगे, एमकेएम से बातचीत नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब तो फिर वो यही है कि वो हुकूमत से ही बातचीत से इनकारी हैं। फिर उनको आपस में ही बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत बार उनको ये कह चुकी है कि उन्हें बातचीत नहीं करनी है, उनका तो ये मैंडेट ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, इस बात के दो पहलू है और हमेशा से पीटीआई का वतीरा तो यही रहा है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको दरे खोर इतना नहीं समझा और उनके साथ मुज़ाकरात, बातचीत या उनको इंगेज करने की कभी भी कोशिश नहीं की। उनका 2018 से 2022 तक का टेनोर कोई 3 साल और 8 महीने का, वो भी इस बात की गवाही देता है कि वो कभी भी पॉलिटिकल एजेंट्स के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त के सिनेरियो में और आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, दूसरा जो एस्पेक्ट है इस बात का, इस सारे मुद्दा का, वो ये है कि क्या पॉलिटिकल एजेंट्स या पॉलिटिकल प्लेयर्स या जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं वो बाख्तियार हैं, वो किसी भी किस्म का रिलीफ इमरान खान को दे सकते हैं, वो इमरान खान को जेल से निकाल सकते हैं, या जो पीटीआई के खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमा चल सकते हैं, वो मुकदमा करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते। ये भी एक अहम पहलू है, अहम बात है। अगर 2018 से 2022 तक का टेनोर देखें तो उसमें फिर भी हमें नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई सियासतदानों के पास कोई ना कोई इख्तियारात मौजूद थे, कोई ना कोई उनकी इंग्रेंस मौजूद थी। लेकिन आज हमें वो स्पेस भी बहुत कम नजर आती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बड़े जस्टिफाइड हैं पीटीआई वाले जब वो ये बात करते हैं कि किसी के पास भी इख्तियार नहीं है और हम पॉलिटिकल एजेंट्स के साथ, पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जब हम तजियाकार या हम मीडिया वाले उनको ये बात करते हैं और उनको एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपको पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ बैठना चाहिए, सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए, तो सियासी लोगों के पास तो अपने लिए मिसाल के तौर पे नून लीग है, उनके पास तो अपने मामला को हल करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। आम तासुर का मतलब यही है और फिर आम तासुर के अलावा हकीकत भी यही है। तो फिर वो कैसे पीटीआई के मसाइल हल कर सकते हैं? पीटीआई के मसाइल गंभीर है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी राह निकाली जाए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट एम्पावर करे, गवर्नमेंट को एम्पावर करे और उसके बाद मामलात आगे बढ़े। तो उस सूरत में कोई ना कोई ऐसे हिंट्स ड्रॉप किए जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर तो मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है और फिर पीटीआई की हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, जो गिवन सिनेरियो है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें तो पीटीआई को वैसे भी कोई फायदा नजर नहीं आता कि वो मामला अपने
हुकूमत के साथ बैठ के। अच्छा मित्तल साहब, जिस तरीके से भी आपने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़े से हिंज ड्रॉप करे, तब जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं उनको भी समझ आए कि चले हमें बैठकर मुज़ाकरात करने हैं, तो यहाँ पर फिर आपको बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुरुस्त नहीं लगता कि जब वो ये कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल एजेंट से बात नहीं करनी, हमने वहीं पर बात करनी है जहाँ पर मसाइल का हल निकलेगा, तो फिर ये कहना है कि वो सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, सियासी रहनुमाओं से बात नहीं करना चाहते, आपको नहीं लगता है कि ये गलत होगा? क्योंकि हम भी जानते हैं और हम देख भी रहे हैं बतौर सहाफ़ी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इख्तियारात का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर पा रही कि जिस तरीके से बतौर वज़ीर-ए-आज़म या बतौर हुकूमत उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसमें कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि पीटीआई PMLN जो है वो मसल्स फ्लैक्स करती नजर। ठीक है मित्तल साहब, आपसे थोड़ी देर में दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। अभी हमें बराह रास्त जाना है, आर्मी चीफ तकरीब में मौजूद हैं। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन, और कुछ बात कर लेते हैं थोड़े से एक इंटरेस्टिंग से मैच के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को हम लोग अक्सर अपडेट्स दे रहे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल हमारे प्लेयर्स इतनी अच्छी फॉर्म में हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमें ना सिर्फ अपनी फील्ड में बड़े एक्टिव नजर आते हैं, और अगर उनसे फील्ड के हटकर भी कोई और टास्क दे दिया जाए तो वो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या रही है, जरा अनवर आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मैच था जो कि फ्रेंडली मैच था, सहाफ़ियों के दरमियान खेला गया है, और ये जो सहाफ़ी हैं ये पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए यूके से तशरीफ लाए थे, और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब बारिश हुई थी तो उससे मुतासर जो नुमाइशी क्रिकेट मैच था उसमें यूके मीडिया 11 ने सज्जाल 11 को शिकस्त दे दी, यानी कि बाहर से आके जो यहाँ पर एक टीम थी मीडिया की उसको हराया गया है। तो मैच के अख्ताम पर पंजाब के वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर भी मौजूद थे, PCB के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी, शौकत डार और नईम ताहिर समेत मौजूदीन के हमरा खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। आज इसी हवाले से स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ समाजी शख्सियत है नईम ताहिर साहब, गुलाम हुसैन आवान साहब हैं जो कि लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब टीम के कैप्टन भी हैं, और साथ ही साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मुशर्रकी साहब जो कि इस टीम के की प्लेयर थे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो की प्लेयर किस तरह से थे। हमें सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपसे तो हमारी बातचीत होती रहती है, आप हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम भी देते रहते हैं। ये ज़रा खुलासा कर दें कि ये कौन सा इवेंट था, किस तरह से आप लोग आए हैं, किस तरह से इसका इनेकाद किया गया? देखिए अनवर, मैं समझता हूँ कि खेल जो है ना वो कौमों को जोड़ते हैं, बिल्कुल, और क्रिकेट तो पूरे बड़े सगीर की पहचान बन गया। तो हमने गुलाम हुसैन आवान, हमारे टीम मैनेजर ताहिर चौधरी साहब, नईम ताहिर और बहुत सारे, हमने ये फैसला किया पिछले 4-5 साल से कि हम क्रिकेट के जरिए, जब कोविड और फिर श्रीलंका के वाक़े के बाद टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही थी, हमने वहाँ से टीम लानी शुरू की। इसमें गुलाम हुसैन आवान और सबका बड़ा किरदार है। हमने ये कोशिश की कि क्रिकेट को दोबारा रिवाइव किया जाए, और हमारे जो पिछला दौर जो टूर थे उसमें कभी नजम सेठी साहब भी आते थे और गवर्नर साहब भी सब आए। मकसद ये है कि क्रिकेट से सहाफ़ियों के भी ताल्लुकात बनाए जाएं, जो दोनों ममालिक के सहाफ़ी हैं वो आपस में इंटरेक्शन करें, मालूमात का तबादला करें, प्रोफेशनल स्किल्स एक्सचेंज होती हैं। हम वहाँ जो लर्न करते हैं वो यहाँ पर डिलीवर करते हैं, जो यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं या प्रोग्रेस हो रही है हम वो भी लर्न करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि क्रिकेट का बहाना है, बुनियादी मकसद जो है वो एक दूसरे को जोड़ना है, खेल की तरक्की के साथ साथ आपस के रिश्तों को मजबूत करना है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, जितने भारी भरकम इंट्रोडक्शन करवाए ना अभी अनवार ने, उसके बाद कोई भी जब देखता है हम लोगों को तो उसको ये तासुर नहीं जाता कि अच्छा ये लोग कुछ लाइफ में थोड़ा सा हटकर भी करते होंगे, कुछ लाइटली एक्टिविटीज भी करते होंगे, और लेकिन अब लोगों को ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि जहाँ पर आप इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है वहीं पर ये एक्टिविटीज भी बड़ा मैटर करती है। तो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो कितना मैटर करती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँगा। सबसे पहले ये जो पेशावर ज़ल्मे टीम है ना, जब ये लॉन्च हुई PSL के लिए फर्स्ट टाइम, आई थिंक 8-9 साल पहले की बात है, तो जवेद अफरीदी साहब ने रब्ता किया लंदन में मुझसे, उन्होंने कहा जी कि मैं टीम यहाँ से लॉन्च करना चाहता हूँ। अच्छा। तो हम सारे जर्नलिस्टों ने वहाँ पर एक इवेंट हुआ तो टीम लॉन्च कर दी। तो टीम के फ़ौरन बाद मुझे जवेद अफरीदी ने मशवरा दिया, कहता यार आप जर्नलिस्टों की एक टीम क्यों नहीं बनाते, उसको हम ब्रांड करेंगे, हम उसको जो है ना पेशावर ज़ल्मे जो है वो उसको सारा वो करेगी। तो हमने कहा ठीक है। उसके फ़ौरन बाद हमने वहाँ पर जर्नलिस्टों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई। फिर हमने पाकिस्तान हाई कमीशन से पहला मैच खेला, उनको भी हमने थोड़ा सा एक्टिव किया, और उस दिन से लेकर आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम 4 मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर चुकी है, और पाकिस्तान का हर साल हम आते हैं, सिर्फ कोविड के दौरान नहीं आ सके, और यहाँ पर जो है हर दफ़ा डिफरेंट
लाइक जर्नलिस्टों की जो क्लब्स हैं उनके साथ मैच करते हैं। कभी हम लास्ट टाइम हम पेशावर भी गए थे, सियालकोट गए थे, इस दफ़ा हम UAE और मीरपुर साथ हमने ऐड किया है। लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के तो हमारे पक्के मैचेस होते हैं। यहाँ पर जो सजाल की तंजीम है हमारी स्पोर्ट जर्नलिस्टों की, मैं भी उसका पॉइंटर मेंबर हूँ पहले, उनके साथ मैच खेलते हैं। और ये सबसे बड़ा अहम मैच होता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक मैच खेलना, खुद मैच देखना जायज़ की बात है, तो फिर मैच खेलना और हमारे जो प्लेयर्स वहाँ से आते हैं ज़ाहिर है UK से, उनको लिए भी ये एक बड़ी चीज़ होती है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर उसी पिच पर मैच खेलें जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो इस दफ़ा भी हमारे लड़कों ने बहुत इंजॉय किया और दूसरा जब हम मैच जीते तो फिर खुशी और भी डबल होगी हमारी। बिल्कुल ऐसी ऑन ग्राउंड आपने आके जो टीम थी उसको हराया है। नईम साहब, कैसी अचीवमेंट लगी आपको कि वहाँ से आप लोग आए हैं और यहाँ पर ज़्यादा कहा जाता है कि क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ के लोग भी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, क्रिकेट ज़्यादा पाकिस्तान में खेली जाती है, लेकिन हम लोग भी कभी कभी तो खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है। और मकसद जैसे पहले भी था मिफ्ती साहब ने भी कि मकसद यही था कि फ्रेंडशिप का माहौल पैदा करे। और जो ओवरसीज़ में कुछ लोग अभी कह रहे हैं सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं है, ना आ जाओ इस तरह तो हम लोगों ने ये भी प्लान किया अगर हम आए हैं यहाँ खेल रहे हैं, लोगों को पता चले कि कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई यहाँ मसला नहीं है, आप लोग भी आए तो खेले जो भी है। और मैंने इन लोगों को भी कहा है कि पाकिस्तान की जो टीमें हैं वो भी लंदन आए हमारे साथ खेलने आके। अच्छा सर, हामिद साहब, अभी हमने कुछ यहाँ पर विजुअल्स दिखाए थे जिसमें मोहम्मद मालिक साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, नसीम सिद्दीकी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसके अलावा समर अब्बास हैं, काशिफ अब्बासी हैं। ये वो लोग हैं मंसूर अली खान समेत के जिनको लोगों ने ना बड़े हार्डकोर पॉलिटिक्स करते हुए देखा है। तो अगर इनके फैंस इनको देख रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पे ये बाउंसर्स मारते हैं अपने मुखालिफिन को, वहां पर या ग्राउंड में भी ऐसे। तो आपको सबसे ज्यादा ये बताइए कि टफ टाइम देने वाले प्लेयर्स कौन से थे? मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगी क्योंकि हम इनके साथ बड़े सालों से खेल रहे हैं। मैं पाकिस्तान में भी जब था तब भी बहुत ज़्यादा हम जिमखाना में भी प्रैक्टिस करते थे, इधर भी। हामिद मीर साहब एक्सेप्शनली गुड क्रिकेटर, तलत हुसैन साहब बेहतरीन, काशिफ अब्बासी बहुत अच्छे क्रिकेटर, समर अब्बास। असल में ना देखें, हम समझते हैं कि क्रिकेट जो है ना वो कथारसिस करता है हमारा। क्रिकेट जो है वो हमारा जो बाकी हमारा जो इतना टफ लाइफ रूटीन होती है, रिसर्च के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से, टॉक शोज के, तो उसका कथारसिस है कि आप कोई ना कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर करें जिससे आप जो अपना भी कथारसिस कर सकें और दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ रूटीन बेहतर हो। और यकीन करें जैसे अवान साहब बता रहे कि हम हर साल जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग मैच होता है ना वो इस्लामाबाद में एंकर पर्सन के साथ होता है और हम उसको बहुत इंजॉय करते हैं और दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल कि जी लंदन से टीम आती है, ऑलवेज हम बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन हम सब आप फिर किस तरह से आए क्रिकेट की तरफ? बड़े हार्ड शोज में हम आपको देखते रहे हैं, हिंदुस्तान में भी आप जिस तरह प्रोग्राम्स में वहां पर भी आते हैं, तो किस तरह से फिर टाइम निकाला या किस तरह से इस साइड पर डाइवर्ट हुए? देखिए बात यह है कि बीइंग लाहौरी, क्रिकेट जो है ना वो खून में होता है। देखिए एक पतंगबाजी थी वो अब वो खत्म हो गई, ठीक है जी, और वो भी मैं कहता हूँ राइटली खत्म की गई क्योंकि जानों का नुकसान कोई फार्मूला नहीं बनाया गया। लेकिन क्रिकेट जो हमने तो यहाँ के गली मोहल्लों में भी क्रिकेट खेली, स्कूल में भी खेली, फिर कॉलेज में भी खेली, तो क्रिकेट का जुनून तो चलता रहा। तो जैसे ही हम ने ये सारा आइडिया किया, कंसीव किया गया, तो मैं आगे था, मैं कहा जी मैं तैयार हूँ, जब मर्जी हो मैं आई विल मेक श्योर। और आप यकीन करें अनवार कि मुझे आई शुडंट से दैट, लेकिन काफी चीजों की सैक्रिफाइस करना पड़ता है प्रोग्राम्स के हवाले से, रिकॉर्डिंग्स करवानी पड़ती है। 15 दिन कोई मैंने प्रोग्राम नहीं किया, कोई काम नहीं, बिल्कुल मैंने क्रिकेट हो रही थी। हाँ, मेरी वाइफ मुझे कह रही है मुझे लग रहा है आप तो कोई हॉलीडे ट्रिप पे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ उनका, मैंने जब हम प्लान कर रहे थे जाने का तो मैं हामिद बार मुझे फ़ोन कर रहा है जी ये डेटें बताएं, कौन सी डेटें रखनी है, तो मैंने छुट्टी लेनी है। मैंने कहा जी छुट्टी आप तो ऐसी जो भी कोई नहीं करती, छुट्टी कहाँ से लेनी है? तो फिर बार कहते नहीं जी मैंने घर से छुट्टी लेनी है। अच्छा गुलाम साहब ये बताइए कि कितने मैचेस, ये सबसे बड़ी छुट्टी है जी, सॉरी मैचेस कितने थे और कहाँ शेड्यूल थे? देखिए हमने 4 मैचेस खेलने हैं। पहला मैच हमने दुबई के अंदर खेला है, जो वहाँ का UAE और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उनके साथ हमने मैच खेला। उसके बाद फिर हमारा दूसरा मैच एंकर्स के साथ था, वो हमने इस्लामाबाद क्लब के अंदर खेला, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। जैसे हामिद भाई ने बताया कि तलत हुसैन, काशिफ अब्बासी, हामिद मीर बहुत अच्छे बच्चे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और एक और भी होता है कि जब हम फील्ड कर रहे होते हैं आपस में, तो वहाँ पर हम डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ बात कर रहे होते हैं, क्या हालात चल रहे हैं। क्लियर कर दें वो की प्लेयर कैसे? नहीं, ये की प्लेयर इंग्लिश वाले हैं वैसे। मैं हमारे लेकिन मुझे कभी लगता है ये पंजाबी वाला की प्लेयर है। उसके बाद फिर हम
उसके बाद फिर हमारा मीरपुर के अंदर मैच था, वहाँ पे मीरपुर का जो प्रेस क्लब है तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैच ऑर्गेनाइज किया था मीरपुर स्टेडियम के अंदर। तो बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर, वो पीसीबी का ग्राउंड है, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मैच हमने खेला, वो भी हमने मैच जीता। फिर उसके बाद ये सजाल का मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर लाहौर के एंकर्स थे? नहीं, लाहौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर है, जो कि शायद एशिया की सबसे बड़ी तंजीम है सहाफ़ियों की ना, स्पोर्ट सहाफ़ियों की, तो उनके साथ मैच था। तो वो हम हर साल ही करते हैं मैच, वो बड़ा अच्छा मैच हुआ वो भी, लेकिन बारिश की वजह थोड़ा सा मुतासर हुआ, लेकिन हम जीत के वो मैच। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की तवासत से, वो ये कि हम दुबई में भी ये आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो इंडियन नाजरीन हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे कि हम एक तजवीज़ पे काम कर रहे हैं कि इंडिया के जर्नलिस्ट को भी यूएई बुलाया जाए, पाकिस्तान से भी जर्नलिस्टों की टीम जाए, एंकर पर्सन्स की टीम जाए। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मेला लगाया जाए न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, जहाँ पे इंडिया से भी जर्नलिस्ट आए, बांग्लादेश का फायदा होगा, और आप जाए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप हमें भी टीम में शामिल करें। नहीं, इसका फायदा ये होगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है वो दोनों कंट्रीज की नहीं हो रही, तो वो इसी तरह हमने जब ये जैसे हमने कहा कि हमने जब टीम लाने का एक मकसद सबसे पहले ये था, उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, तो हम जब इंग्लैंड से टीम लेकर आए तो जहाँ हमने दुनिया को दिखाया कि सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक मोमेंटम बना, तो फिर टीमें आना शुरू हुई, तो हमने थोड़ा बहुत उसके अंदर हिस्सा डाला है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है इसको हम रिवाइव करने के लिए हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, ताकि वहाँ के जो जर्नलिस्ट जब आएंगे दुबई के अंदर तो फिर हम उनको बाद में पाकिस्तान में बुला सकते हैं, यहाँ पर भी आकर खेल सकते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये माहौल बना सकते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, यहाँ पर आकर क्रिकेट खेली जा सकती है। अच्छा नहीं साहब, आपका ताल्लुक तो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से है, ये तो बड़े एक्टिव लोग होते हैं, आप इतने खामोशी से इन दोनों की बातें कैसे सुन रहे हैं? आपने क्या ऑब्जर्व की? ये चार ग्राउंड में छक्के मारते हैं। दीदी, मैं इनकी बातों सुनने का मजा भी आता है, क्योंकि ये लोग बोलने वाले हैं, मुझसे इतना बोला नहीं जाता। मैं काम करने वाला हूँ, ये बोल के मैं काम करके। तो फिर आप काम करके दिखाएं ना, आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यूके ले गए मैच खिलवाएं, यूके लेकर जाएं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी टीम को वहां मैच खिलवाएं। फीमेल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और हमारा पूरा एक पैकेज जाता है। नहीं, मैंने डिस्कस किया है, मैंने आइडिया दिया है, क्योंकि हम पंजाब पुलिस के साथ भी मैच खेले हैं यहाँ लाहौर में, मैंने उनको भी कहा कि अपनी टीम की सारी सीवीज हमें भेजें। इंशाल्लाह ताला इस साल में मैं एक टूर्नामेंट रख रहा हूँ जिसको हम स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, ताकि लोग वहाँ आके क्रिकेट खेलें। तो अब लेकिन मुझे यही चाहिएगा कि कोई सारी यही है, मकसद यही है कि सारे इकट्ठे हों वहाँ भी और मजा है। जैसे बशीर साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया ये दुबई में दिया था कि इंडिया की भी टीम आए, बेशक दुबई में आए या यूके में आए, ताकि खेलने का मजा आएगा। स्पेशली सहाफियों को आपस में जो बात करते हैं वो भी देखे क्या होता है। तो अच्छा, मेरे ज़हन में ना अभी तक एक सवाल ये है कि मुझे आप ना जरा अपना रोल डिफाइन कीजिए तीनों के। आप लोगों ने टीम में आप तीनों ही बैटर रहे हैं, या आप में से कोई फील्डर भी था, कोई बॉलर है, किस किस की क्या डोमेन थी? नईम साहब आपसे स्टार्ट करें। कैप्टन तो गुलाम साहब हैं। मैं चीफ सेलेक्टर था, चीफ सेलेक्टर हूं टीम का। अच्छा, खेडी के कहने तुसी कल्ले ही? नहीं, हमारी पूरी टीम थी, हम 16 प्लेयर थे। ठीक है। चूंकि जब हम 29 को जो है वो ऑफिशियली टूर खत्म हुआ, फिर सब डिस्पर्स हो गए, सब अपने अपने नेटिव सिटीज के अंदर चले गए। तो इस वक्त हम जो लाहौर के थे, नईम साहब सिर्फ फैसलाबाद से हैं, बाकी जो लाहौर के प्लेयर थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो जो हम छोटी छोटी मीटिंग है इस वक्त, गुलाम हुसैन अवान जो हैं वो कैप्टन हैं, हमारे बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और बड़ी अटैकिंग स्पिन बॉलिंग करते हैं। जी जी, वो बता भी रहे थे, हामिद मीर साहब को बोल्ड किया, तो ये तो लाइव बताना बनता है। ठीक है, और आपके टीम में क्या प्राइस थे? ये हमारे बड़े अच्छे बाकी प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, विकेट कीपर भी बड़े अच्छे हैं। 2 मैचेस के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी की और रिलायबल बैट्समैन है। जहाँ टीम को जरूरत होती है बिल्कुल वहां पर चलते हैं, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ जीरो पे भी आउट हो जाते हैं। विनिंग पार्टनरशिप हम कर लेते हैं। वो एग्रेसिव कैप्टन है, टीम को डांट टपट करने वाले, या नहीं ठीक है ओके फाइन? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अवान साहब को मैं ऑफ द फील्ड भी ये कहता हूँ कि आप थोड़े एग्रेसिव हो, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि व्हेनेवर यू आर कैप्टन यू मस्ट बी मोर कमांड एंड कंट्रोल। सबसे अच्छी बात ये है, हाँ नहीं, और मजे की बात ये है कि जिन मैचेस में अवान साहब ने ज्यादा कंट्रोल लिया है ना, यानी गुस्सा भी किया है, वो मैचेस में टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। तो मैं जीते मतलब वो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर, तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा यार इट इज दैट इज द बेस्ट वे, बी एग्रेसिव। तो सारे कहते तुसी सारी जगह इंडियन चैनल ही समझ लेंदे हो कि एग्रेसिव हो जाओ। हमारी टीम सितंबर में बार्सिलोना भी जा रही है खेलने के लिए, वो ऑलरेडी हमारी एंट्री हो गई है
तो यही टीम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएगी। तो वहाँ भी हमारी टीम ऑस्ट्रिया खेल चुकी है, स्पेन में खेल चुकी है, दुबई खेल चुकी है, पाकिस्तान खेल चुकी है। जबरदस्त। तो अब हम डेस्टिनेशन हर साल पाकिस्तान के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन ऐड करते हैं। तो इस बार प्लान है, हमें सऊदी अरब से भी ऑफर है, वहाँ पे इतनी क्रिकेट नहीं होती है, तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि क्रिकेट प्रमोट करने के लिए इवन वो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि परहैप्स रॉयल फैमिली को वो इन्वॉल्व कर सकें। जिस तरह अब्दुर्रहमान बुखातर ने शारजा में, सारा कुछ तो वहीं से शुरू हुआ। तो ये कोई एक क्लिक होगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे टीम मैनेजर ताहिर चौधरी साहब को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ। गुलाम हुसैन अवान साहब, नईम ताहिर साहब और हामिद मशरकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक इंतहाई अहम बीमारी के हवाले से बात करने लगे हैं जो कि अमूमन बच्चों में पाई जाती है, और कहा यह जाता है कि अगर 2 माह तक पैदाइश के ये मालूम ना हो कि बच्चों के साथ मामला क्या है तो ये बीमारी उनके लिए मजीद और ज़्यादा संगीन हो जाती है। ऑटिज़म डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी हालत का नाम है कि जिसके असरात ताउम्र बरकरार रहते हैं, और फिर अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि ऑटिस्टिक अफराद में दुनिया को देखने, इर्द गिर्द का माहौल समझने, लोगों से घुलने मिलने और बातचीत करने की जो सलाहियतें हैं वो बेहद मुतासिर होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनका सिरे से फुकदान पाया जाता है। स्पेक्ट्रम से मुराद हर ऑटिस्टिक बच्चे में अलामात और उनकी नौयत का मुख्तलिफ होना है, जबकि दिमाग पर ऑटिज्म के असर अंदाज होने की शिद्दत जो कि कम या ज़्यादा या बहुत हो सकती है, और फिर ऑटिस्टिक बच्चे ऑटिज्म के साथ दीगर तबी मसाइल के शिकार भी हो सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं ऑटिज्म स्पेशलिस्ट फायजा बमानी साहिबा। फायजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो नाजरीन की आसानी के लिए ये बताएं कि ऑटिज्म बीमारी असल में क्या है, और ये बीमारी बच्चों में किन वजूहात की बिना पर जाहिर हो सकती है? थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर ये, मैं इसको एक बीमारी नहीं बोलूँगी, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों के जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंटली वायर्ड होते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट तरह से फंक्शन करते हैं, जैसे कि कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। जैसे कि ये बच्चे आप देखेंगे सोशल स्किल्स बहुत वीक होती हैं, वो खुद जाके इनिशिएट नहीं कर पाते, काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चे कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकते, वो रिपीटेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, स्विचेस को ऑन एंड ऑफ करना, कोई चीज़ फैन को देखते रहना, चीज़ों को लाइन अप करना, तो उनकी जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी वो डिफरेंटली करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। बट ये एक बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है जो कुछ बच्चों में होता है। और अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताएगा कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते हैं, क्या इनको कोई दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं? वेल, ऑटिज्म के साथ साथ बहुत सारे अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि ADHD होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमें ना रेड फ्लैग्स देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, और आपको चीज़ें नोटिस कर रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये उस तरह से मैं नहीं देख रही जो मे भी दूसरे बच्चे जिस तरह बिहेव करें, या मैं जो आसपास में व्हाट आई सी अराउंड मी, तो आप ये चीज़ें नोटिस करें और फिर आप देखें ठीक है ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे इसमें हेल्प की नीड है। तो उसकी जो आप चीज़ें देख सकते हैं वो ये हैं, जैसे कि बच्चा आपका अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उनको बुला रही हैं बट बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा है, एक ये बहुत बड़ी साइन होती है। दूसरी साइन ये होती है कि वो बच्चा आप देखने की हाइपर एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, सिर्फ भागना, आप कंप्लायंस नहीं है, फॉलोइंग डायरेक्शंस नहीं है। तीसरा ये है कि वो अपने ही सेंसरी चीज़ें कर रहे हैं, या तो फिर वो कोई चीज़ को बस ऊपर देखे जा रहे हैं, कोई रिपीटेटिव चीज़ें करते जा रहे हैं, फैन को ऊपर देख रहे हैं एक अपने कॉर्नर ऑफ द आई से, तो वो रिपीटेटिव चीज़ें करते जा रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें अगर साइंस नोटिस करेंगे ना बच्चों में, तो जितना आप अर्लियर यू स्टार्ट, आप जितना ये सब चीज़ें नोटिस करके देखेंगे, ठीक है अब मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा, इंस्टेड कि हाँ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम दूसरा बच्चा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख लेगा। लेकिन ऑटिज्म में मुब्तला जो बच्चे हैं, क्या उनको फिर वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना मुमकिन है, और जो उनका तरीका इलाज है वो क्या है? वेल, ये भी एक सवाल है कि हमारा फोकस ये होता है इन बच्चों के साथ कि हम उनको इंडिपेंडेंट कर सकें और इनको जो हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बना सकें। तो उसके लिए थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारा जो सेंटर है यू मैटर, उसके अंदर भी हम ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बिहेवियर थेरेपी होगी, स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, तो डिपेंड करता है बच्चा किस स्पेक्ट्रम पे, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो बच्चा या तो फिर बहुत सिवियर केस है लो, या तो फिर वो हाई
फंक्शनिंग है, जैसे कि हाई फंक्शनिंग जो हम आजकल के लोगों को देखते हैं, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो माइल्ड आते हैं, जो इतना सिवियर नहीं होता, तो उसमें होता है कि आप हमें देखना होता है कहाँ पे बच्चा लाई करता है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो उसी ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कितने टाइम में हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर बच्चा एक वर्ड बोल रहा है तो हमारा गोल है कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में हम बच्चे को कितने वर्ड सिखा देंगे। तो हर बच्चे की इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा गोल होता है कि वो बच्चा सोसाइटी का पार्ट बन सके, कम्युनिकेट कर सके सोशली, वो बच्चा सोशल स्किल सीख सके, और वो बच्चा अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। और उनका तरीका अलग होगा बट उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती है ना, हमें वो देखनी। अच्छा, लेकिन हमने बहुत दफ़ा ये महसूस किया है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं, बाज़ औक़ात वो या तो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बड़े मुख्तलिफ भी होते हैं, क्योंकि हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड में इस तरह की बेशतर मूवीज़ भी देखी हैं जिससे ये जाहिर होता है कि उनका मकसद ये है कि बच्चे को समझा जाए। लेकिन कुछ हमने शायद ये भी महसूस किया है कि जो इनके फेस फीचर्स होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप ऑटिस्टिक बच्चों को देख के नहीं पता चल सकता कि उनको ऑटिज्म है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम बच्चों में आप उनको देखेंगे उनके अंदर एक वो जेनेटिक कंडीशन है, उनका एक क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है। लेकिन ऑटिज्म बच्चों में उनको नहीं देख के पता चलता, क्योंकि वो जैसे कि आपने हॉलीवुड की बात की, जैसे कि ये बिल गेट्स है, ये आइंस्टाइन है, इन सबको ऑटिज्म था, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। लेकिन ये कि उनकी अलग स्ट्रेंथ थी जो उन लोगों ने फाइंड आउट की कि हाँ हम इस चीज़ में अच्छे हैं। तो मैं आजकल हमारी जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस प्रॉब्लम को फोकस करें, आप फोकस करें कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं, कि वो उन बच्चों के साथ मिल के उनको हम एक डाइवर्स पॉपुलेशन बना सकें, कि वो स्कूल में एडजस्ट कर सकें। बिकॉज आजकल स्कूल में भी इसीलिए एडमिशन नहीं देते हैं कि नहीं वो बच्चा अलग है, वो एडजस्ट कैसे करेगा। बट अगर हम सब बच्चे एक साथ कोशिश करें कि अगर वो हमसे सोशली इनिशिएट नहीं कर पा रहा। तो फैज़ा साहबा, ऑटिज्म के इलाज के लिए फिर कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, उनके बारे में बताएं। जैसे कि जितना मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। आप जैसे कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं बच्चा 18 मंथ्स का है, डायग्नोसिस यूजुअली 2.5-3 इयर्स में हो जाती है, लेकिन अगर आप उससे पहले नोटिस कर रही हैं कि बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ कि मेरे दूसरे बच्चे में नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप फ़ौरन ही किसी या बिहेवियर एनालिस्ट को दिखाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और आप सर्विसेज स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट शुरू करें। उनके लिए ABA थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, स्पीच थेरेपी अगर वो स्पीच डिले हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर उनकी सेंसरी नीड्स हैं। तो जितना जल्दी वो थेरेपीज़ पे आएंगे उतना ही जल्दी आपको डिफरेंस दिखेगा। बिकॉज उनकी सिर्फ अगर आप उनको स्कूल में भेजेंगे तो वो स्कूल में जाके अगर वो अपनी नीड्स नहीं बता सकते कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीना है, तो बच्चा तो एक कोने पे रहेगा ना। तो अगर आप उनको 1-on-1 नहीं सिखाएंगे एक थेरेपिस्ट के साथ, तो वो बच्चा अपनी नीड्स नहीं समझ सकेगा। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, स्कूल आपका राइट वे आपका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपीज़ के लिए जाना चाहिए, 1-on-1 थेरेपीज़ लें आप फॉर गुड सम टाइम, और फिर आपको अगर आपका बिहेवियर एनालिस्ट या कोई भी आपका जो ट्रेनर है वो आपको बोले हाँ आपका बच्चा अब रेडी है, हमने इतनी ट्रीटमेंट पे काम कर लिया है, तो फिर हम स्कूल से, जैसे कि हम यू मैटर में हम स्कूल से भी कोलैबोरेट करते हैं, मैं खुद कोलैबोरेट करती हूँ। और अगर मेरा कोई भी क्लाइंट रेडी होता है, मैं उनको खुद कहती हूँ कि हमने बच्चे को ये सब चीज़ सिखा दी है, अब वो आपकी क्लास में आराम से। तो ये कह लीजिए ना कि फतेह साहबा की सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों की पहली जो दरस होती है वो तो उनकी अपने घर से होती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पासिंग आउट परेड के मनासिर आपने देखे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।